Hello and welcome everybody to the session on the Constitution of India, an introduction. Start. I would like to point out that if we are able to act according to the Constitution which has been adopted, I am sure we shall be able very soon to make our country great. This is a goal which is within our power to reach, but its realization would require hard physical and mental labor, and above all, great moral regeneration. We have prepared a democratic constitution, but the successful working of democratic institution requires in those who have a work with them, willingness to respect the viewpoint of others, capacity for compromise and accommodation. By Dr. Rajendra Prasad, first President of India. भारत के पहले जो प्रेसिडेंट रहे उनके ये वर्ड्स हैं और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए उन्होंने ये कहा है। यहाँ पर रिपब्लिक डे परेड, आप फोटो देख सकते हैं, तमिलनाडु का ये पिक्चर है। इधर परेड का ये पिक्चर है। इट स्टार्ट विद सम क्वेश्चन, व्हाट इज अ कॉन्स्टिट्यूशन एंड व्हाई डू वी नीड वन, हाउ वाज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर्ड, ये हम देखेंगे। हाउ डिड आवर फ्रीडम स्ट्रगल एंड सिविलाइजेशन हेरिटेज इन्फ्लुएंस द कॉन्स्टिट्यूशन, what are the key features of Constitution of India, why is it still relevant even though it was written more than 70 years ago। चाहिए इन सारी क्वेश्चंस का हम आंसर देखेंगे। It was yet another chilly January morning in Delhi, much like every Republic Day. Ma's voice echoed through the house, wake up, it's time or you will miss the parade. Papa already up switched on the television to Doordarshan and called out, Kumar, Niharika, कम क्विकली। तो ये एक बेसिकली एक डे टू डे हाउस सिनेरियो है जहाँ पर बच्चे शायद सो रहे हैं और फादर उनको उठा रहे हैं। रिपब्लिक डे है और उसकी परेड देखने के लिए वो उठा रहे हैं। द परेड हैज स्टार्टेड। तो ये टेलीविज़न पर ये लोग देख रहे हैं, दूरदर्शन चैनल पर। द चिल्ड्रन जम्प्ड आउट ऑफ देयर वार्म बेड्स रशिंग टू सिट इन फ्रंट ऑफ टेलीविजन ईगर नॉट टू मिस इवन अ मोमेंट ऑफ द रिपब्लिक डे परेड। तो बच्चे बिल्कुल आ गए हैं और रिपब्लिक डे की परेड वो देख रहे हैं। द साइट ऑफ द मैजेस्टिक मार्चिंग बैंड्स, वाइब्रेंट डिस्प्लेस and the unfurling of tricolor at कर्तव्य पथ filled the room with pride and excitement। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन बन सकता है कि जो हमारा रिपब्लिक डे का जो सेलिब्रेशन होता है वो कहाँ होता है, वो कर्तव्य पथ न्यू दिल्ली में होता है। This day carries a deep significance. It marks the coming into effect of Indian Constitution on 26 जनवरी 1950। अभी ये क्वेश्चन इतनी बार आ गया है कि अब शायद ये ना पूछे कि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो किस दिन इफेक्ट में आया था, किस दिन वो अडॉप्ट तो हुआ लेकिन किस दिन से वो लागू हो गया। इट केम इन टू द इफेक्ट ऑन 26 जनवरी 1950। सो दैट इज वाई दिस डे इज कॉल्ड द रिपब्लिक डे। द बुक इज इन द पिक्चर इज अवर नीचे देखेंगे किताब, ये जो ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है। एंड टू कीप इट सेफ इट इज केयरफुली प्रिजर्व्ड इन हीलियम फिल्ड ग्लास केस इन पार्लियामेंट। तो ये हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है पहली, ये कहाँ रखी हुई है, ये पार्लियामेंट में रखी हुई है। और ये कैसे रखी हुई है, ये एक ऐसे ग्लास के अंदर बंद है जिसके अंदर हीलियम गैस भरी हुई है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है पार्लियामेंट में रखा हुआ है, तो पहले कहाँ रखा हुआ है, पार्लियामेंट में रखा हुआ है, और ये कैसे रखा हुआ है, तो एक ऐसे ग्लास के कवर के अंदर रखा हुआ है जिसके अंदर हीलियम गैस भरी हुई है। बट व्हाट एग्जैक्टली इज अ कॉन्स्टिट्यूशन एंड व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट, अब हम उसके, आप देख सकते हैं पिक्चर, कॉन्स्टिट्यूशन की पिक्चर है, एक ग्लास के बॉक्स में है और उस ग्लास के बॉक्स में हीलियम गैस भरी हुई है, इसके प्रिजर्वेशन के लिए ये रखी गई होगी। Now earlier you also know we have already discussed the Constitution. It is a document that lays down the basic principles and laws of nation। तो हमारी कंट्री को कैसे रन किया जाएगा, कैसे गवर्न किया जाएगा, क्या क्या रूल्स होंगे, क्या रेगुलेशंस होंगे, ये सारे रेगुलेशंस इसमें लिखे हुए हैं। इन स्मॉल ग्रुप्स ऑफ 3 लिस्ट ऑल द क्वेश्चंस दैट कम टू योर माइंड अबाउट अ कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन। तो जैसे एक बेसिक एक्सरसाइज है कि कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आपके मन में जो भी क्वेश्चंस आते हैं उसको आप लिस्ट डाउन कर सकते हैं। पर इन्होंने बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन को डिफाइन यहाँ कर दिया है एक जनरल टर्म में कि एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें सारे प्रिंसिपल्स हैं, रूल्स हैं, लॉज हैं हमारे नेशन को रन करने के लिए। Now covering the helium here, helium is a gas that doesn't react with paper or ink and it helps in preserving the constitution over
the long time. That is why it is kept in the helium. The Constitution of India is the document that many of the important officials of our country pledge to uphold. The President takes an oath to preserve, protect, and defend the Indian Constitution. The Prime Minister, Council of Ministers, and Judges promise to follow its provisions. तो ये सभी लोग कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करेंगे, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करेंगे. So what is a constitution? A simple answer is that it is a document that spells out a nation's basic principles and laws. तो बेसिकली ये एक ऐसी बुक हो गई जिसमें हमारे कंट्री के सारे रूल्स लॉज लिखे हुए हैं. The framework of the three organs of the government, that is legislature, executive and judiciary, and their roles and responsibilities. इसमें ये भी इन्होंने मेंशन किया है कि जो हमारे 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट हैं उनकी क्या रोल्स होंगे, क्या फंक्शंस होंगे, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी. ऑल्सो इट हैज़ द चेक्स एंड बैलेंसेस अमंग्स द 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट टू एंश्योर फेयरनेस, responsibility and accountability. As we have discussed earlier also that these 3 bodies should also act as a check and balance. अगर किसी ने कोई रूल ऐसा है जो फॉलो नहीं किया then other 2 can look after that. So ये भी सारा कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिखा हुआ है. The rights and the duties of the citizens. तो सिटीजन्स का क्या राइट्स हैं, उनकी भी क्या ड्यूटीज़ हैं, ये भी सारा मेंशन किया हुआ है. एंड आउटलाइन ऑफ द लॉन्ग टर्म गोल्स एंड एस्पिरेशन ऑफ द नेशन. एक एज अ कंट्री हमारे लॉन्ग टर्म गोल्स क्या होने चाहिए, हमें किस तरह से अपनी कंट्री को आगे बढ़ाना चाहिए, ये सारा उसमें मेंशन किया हुआ है. नाउ हियर दे आर गिविंग एन एग्जांपल टू एक्सप्लेन दैट व्हाट इज द नीड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाई डू वी नीड इट, हमें क्या जरूरत है रूल की, गाइडलाइंस की, प्रिंसिपल. इमेजिन दैट योर स्कूल हैज़ रीच्ड द फाइनल टूर्नामेंट इन कबड्डी एट द स्टेट लेवल. इमेजिन करिए कि हमारे आपकी जो स्कूल है वो कबड्डी चैंपियनशिप में स्टेट लेवल में फाइनल तक पहुंच चुकी है. द ओपोनेंट टीम जो है, आपके जो अगेंस्ट में जो टीम है वो एक स्ट्रॉन्ग टीम है. इट हैज़ वन द टूर्नामेंट 2 years इन अ रो. अब आप फाइनल में आ चुके हैं और फाइनल में जो आपकी ओपोनेंट टीम है ये पिछले 2 साल से ये चैंपियनशिप स्टेट लेवल का जीत रही है. दे आर एमिंग टू विन इट अ 3rd टाइम, अ हैट्रिक. वो अब तीसरी बार भी, ताकि वो हैट्रिक हो जाएगी, करने का उनका गोल है. द मैच इज ऑन एंड अ प्लेयर फ्रॉम योर टीम हैज़ जस्ट गॉट वन ऑफ द प्लेयर्स फ्रॉम द अदर टीम आउट. अभी मैच शुरू हो गया है और अभी अभी आपके टीम के एक प्लेयर ने ओपोनेंट टीम के प्लेयर को आउट कर दिया है. एंड देन अ डिस्प्यूट ब्रेक्स आउट. और इस पर एक विवाद हो गया है, डिस्प्यूट हो गया है, झगड़ा हो गया है. झगड़ा ये हो गया, द प्लेयर फ्रॉम द अदर टीम इंसिस्ट दैट शी हैड ऑलरेडी क्रॉस्ड इनटू हर टीम एरिया बिफोर योर टीम प्लेयर कॉट हर. तो इसने बोला कि मैं अपने लाइन के पार आ चुकी थी, जब तक मुझे पकड़ा गया तब तक मैं अपने एरिया में, अपने कोर्ट में आ गई थी. और इस बात को लेकर वो मानने को तैयार नहीं है कि वो आउट है. वो बोल रही कि नहीं, मैं तो अपने कोर्ट में आ गई थी वापस. द रेफरी हैज सीन दैट द प्लेयर फ्रॉम द अदर टीम वाज इंडीड आउट. तो रेफरी ने भी देखा और यही बोला कि ये जो टीम मेंबर है ये आउट हुई है. टू सेटल द डिस्प्यूट एमिकेबली. एमिकेबली का मतलब होता है फ्रेंडली. शी पुल्स आउट अ लिटिल ऑफिशियल रूल बुक. तो ये रेफरी ने तो देखा है कि ये तो आउट है और इस झगड़े को सेटल करने के लिए उसने एक रूल बुक निकाली है. द टीम कैप्टन्स कन्फर विद द रेफरी एंड लुक एट द रूल्स. और सभी ने रूल्स को देखा है. एंड देन दे अग्री दैट द प्लेयर वाज इंडीड आउट एंड योर टीम हैज़ वन द स्टेट लेवल ट्रॉफी. और जब सबने देखा, रेफरी ने देखा, टीम के कैप्टन्स ने देखा, तो सबको यही लगा रूल बुक देखकर कि ये जो प्लेयर है ये आउट है और उसके आउट होते ही आपकी टीम स्टेट लेवल की ट्रॉफी जीत चुकी है. अब ये बात कर रहे हैं कि डिस्कस इन योर ग्रुप व्हाट माइट हैव हैपेंड इफ देयर वाज नो ऑफिशियल रूल बुक दैट द रेफरी एंड द टीम कैप्टन्स कुड रेफर टू. कि अगर वो रूल बुक ना होती तो शायद ये डिस्प्यूट सेटल नहीं हो पाता और आप शायद ट्रॉफी नहीं जीत पाते. व्हाट इज रिक्वायर्ड टू एंश्योर एवरीवन अग्रीज टू अबाइड बाय द रूल बुक. तो हर कोई उस रूल बुक को फॉलो करना भी जरूरी है. अगर लोग उस रूल बुक को फॉलो नहीं करेंगे तो भी ये डिस्प्यूट सेटल नहीं होगा. व्हाट माइट हैपन इफ द टीम कैप्टन्स डिड नॉट अग्री टू रेफर टू द रूल बुक. अगर टीम कैप्टन कह देते कि नहीं, हम रूल बुक नहीं मानेंगे, हम किसी रूल को नहीं मानेंगे, तो भी ये डिस्प्यूट सेटल नहीं होगा. थिंक ऑफ अ गेम दैट यू प्ले ऑफन. अब कह रहे हैं कि इस तरह का जो आप गेम खेलते हो आप ज़रूर उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस को जानिए. और किसी भी स्पोर्ट्स को करने के लिए उसके रूल्स बहुत ज़रूरी होता है. नाउ हियर द डिफाइन आवर कॉन्स्टिट्यूशन समथिंग लाइक अ कंट्री. हमारी कॉन्स्टिट्यूशन भी क्या है, एक रूल बुक ही है जिसमें
जिसमें हमारे कंट्री के रिलेटेड सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे हैं. जस्ट एज योर टेक्स्ट बुक हैज़ many sections and chapters, the Constitution of India has 25 parts and 12 schedules. We have discussed this. Each part has sections within. It is the world's largest written constitution. Question बन सकता है, ये दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे लंबा ये कॉन्स्टिट्यूशन है. व्हेन इट केम इनटू इफेक्ट इट हैज़ 22 पार्ट्स एंड 8 शेड्यूल्स. जब ये इफेक्ट में आया 26 जनवरी 1950 को, तब इसके 22 पार्ट्स और 8 शेड्यूल्स थे, और अब 25 पार्ट्स और 12 शेड्यूल्स हैं. तो 3 पार्ट्स इंक्रीज हो गए हैं और 4 शेड्यूल्स इंक्रीज हो गए हैं. यू डोंट नीड टू रिमेंबर दीज नंबर्स, बट कैन यू गेस व्हाई दे हैव इंक्रीज सिंस 1950. तो इन्होंने बताया कि ये तो याद रखना ज़रूरी नहीं कि कितने पार्ट्स हो गए हैं या कितने शेड्यूल हो गए, लेकिन हमें ये ज़रूर सोचना चाहिए कि 1950 से लेकर अभी तक हमने इसको क्यों बढ़ाया. डेफिनेटली बढ़ाया क्योंकि सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं, थिंग्स आर चेंजिंग डे टू डे, द लॉज आर चेंजिंग, एवरीथिंग इज चेंजिंग. दैट इज़ वाई हमें नए नए रूल्स भी ऐड करने की ज़रूरत पड़ती है. The basic rules and principles in a constitution determine what kind of government will be there, how will it be formed and how will it function. तो constitution में जो बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक जो रूल है, वो पहला ये है कि किस तरह की गवर्नमेंट होगी, गवर्नमेंट कैसे बनाई जाएगी, गवर्नमेंट के क्या फंक्शंस होंगे, ये सारा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है. दिस इंक्लूड्स मैनी प्रिंसिपल वी सॉ इन द प्रीवियस चैप्टर, सच एज हाउ द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी आर फॉर्म्ड एंड हाउ दे वर्क. इसमें यह भी लिखा हुआ है कि लेजिस्लेचर का मतलब हो गया पार्लियामेंट, राज्यसभा, लोकसभा, भी कैसे बनाई जाएगी, कैसे काम करेगी. एग्जीक्यूटिव मतलब प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट, ये किस तरह से काम करेंगे, कैसे इलेक्ट किए जाएंगे, कैसे नॉमिनेट किए जाएंगे. और जुडिशरी मतलब जो कोर्ट्स हैं हमारे, ये कैसे फॉर्म होंगे, कैसे परफॉर्म करेंगे. अ कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब्स फॉर एग्जाम्पल हाउ लॉज आर टू बी मेड. तो बता रहे हैं एग्जाम्पल के साथ कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या बताएगा कि लॉज क्या बनाने हैं, एंड इम्प्लीमेंटेड, लॉज बनाने के बाद उन्हें लागू कैसे करना है. हु इलेक्ट्स द एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव में प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, ये सारे एग्जीक्यूटिव हो गए. एमएलएज, एमपीज, दीज ऑल आर एग्जीक्यूटिव्स. तो ये इनको कौन इलेक्ट करेगा. जुडिशरी कैसे बनाई जाएगी. व्हाट राइट्स एंड ड्यूटीज इंडिविजुअल सिटीजन्स विल हैव. तो और जो नागरिक होंगे, आम नागरिक, उनको क्या राइट्स मिलेंगे, उन्हें क्या ड्यूटीज उनको दी जाएंगी, ये भी सारा इसमें मेंशन होगा. मैनी कॉन्स्टिट्यूशंस इंक्लूडिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो स्टेट द वैल्यूज एंड आइडियल्स द कंट्री इज कमिटेड टू. और कई सारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जिस तरह इवन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी देश के वैल्यूज़ होंगे, कंट्री के स्टैंडर्ड रूल्स होंगे. यहाँ पर एक एग्जाम्पल्स इन्होंने एक्सप्लेन किया है. फॉर एग्जाम्पल इक्वालिटी एंड जस्टिस फॉर ऑल, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पहला बेसिक पॉइंट है कि सभी के लिए जस्टिस होना चाहिए, सभी को इक्वालिटी हमें देनी पड़ेगी. फ्रेटर्निटी, प्लूरलिज्म एंड फ्रीडम. इनफैक्ट इफ इट इज़ दीज वैल्यूज एंड आइडियल्स दैट यूजुअली फॉर्म द बेसिस फॉर द लॉज एंड प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. इसका मतलब ये है कि हमने अपने लिए एक ऐसा समाज, ऐसे एक सोसाइटी की कल्पना की है जिसमें इक्वालिटी दी जाएगी, जस्टिस दी हो, प्रॉपरली दिया जाएगा, फ्रेटर्निटी, आसपास में आपस में भाईचारे की भावना होगी, सबको फ्रीडम होगी. और इन्हीं गाइडलाइंस के बेसिस पर हमने अपने लॉज और प्रिंसिपल्स बनाए हैं, जिनमें इन सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाए, इक्वालिटी का, भाईचारे की भावना का, सभी के इक्वल डिसीजंस का, सभी के कंसर्न्स को ध्यान में रखने के एस्पेक्ट का. सम ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट मोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन. तो कॉन्स्टिट्यूशन की कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट यहाँ पर दिए हुए हैं. सबसे पहला दिया हुआ है वैल्यूज एंड आइडियल्स ऑफ सोसाइटी के. वैल्यूज क्या होंगे, आइडियल्स क्या होंगे, किन चीज़ों को वो अपना गोल मानेंगे, किन चीज़ों को आइडियल मानेंगे. पॉलिटिकल सिस्टम होगा कॉन्स्टिट्यूशन में. तीसरा राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ सिटीजन्स होंगे. स्ट्रक्चर एंड फॉर्म गवर्नमेंट होंगे. फंक्शंस ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ गवर्नमेंट होंगे. एंड गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ गवर्नमेंट होंगे कि गवर्नमेंट किस तरह से काम करेगी, क्या क्या उनके फंक्शंस होंगे, स्ट्रक्चर क्या होगा, फॉर्मेशन कैसे किया जाएगा. दिस ऑल विल बी द इंपॉर्टेंट पार्ट इन एनी कॉन्स्टिट्यूशन. ये सारी चीज़ें आपको ज़रूर मिलेगी. तो इसमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. वैसे क्वेश्चन जनरल है, पर ये कुछ खास पॉइंट्स है, तो इनमें ही पॉइंट्स में आपको हो सकता है कुछ क्वेश्चन वगैरह वो डालें. तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान से रखिए कि क्या क्या पहले वैल्यूज़ हैं, पॉलिटिकल सिस्टम है, राइट्स एंड ड्यूटीज़ हैं, स्ट्रक्चर एंड फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट है, फंक्शंस ऑफ गवर्नमेंट है, एंड गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ गवर्नमेंट. चांसेस कम हैं, लेकिन फिर भी ध्यान में आप रखिए. इन जनरल भी आपके लिए समझने के लिए ये ज़रूरी है.
Now moving further, writing the Constitution of India. I wish your labor success and invoke divine blessings that your proceedings may be marked not only by good sense, public spirit, and genuine patriotism, but also by wisdom, toleration, justice, and fairness to all. And above all, with a vision which may restore India to her pristine glory and give her a place of honor and equality amongst the great nations of the world. Said by Dr. Sachidanand Sinha. He was the president of Constituent Assembly at the start of the process of writing the Constitution. Now, it all started in 1946. इसकी जो शुरुआत हुई कॉन्स्टिट्यूशन लिखने की वो 1946 में हुई और 1949 3 साल लगभग 2 साल 11 महीनों तक ये चली. और जब ये शुरुआत इसकी की जा रही थी तब के ये वर्ड्स हैं, क्योंकि जब ये कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया है तब हमारा जो देश है एक बहुत ही चैलेंजिंग सिचुएशन से हम गुजर रहे थे. 1946 वी वर अंडर द ब्रिटिश कंट्रोल. बहुत सारे राइट्स हमारे पास नहीं थे. तो उस समय हमने इसके लिखने की शुरुआत की और हमारी कंट्री में बहुत सारे चैलेंजेस थे. चैलेंजेस हमारे सामने ये थे कि एजुकेशन हमारे पास प्रॉपर नहीं था, अनएम्प्लॉयमेंट थी हर जगह. तो उसको उस समय को देखते हुए इसको उन्होंने लिखा है कि आपकी ये जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखने की ये जो आप एक्टिविटी कर रहे हैं इसमें आपको सक्सेस मिले. एंड देन फर्दर और ही हैज़ एडेड लॉट ऑफ एडजेक्टिव्स टू दैट. Now while India was struggling for independence from British, it was necessary to start planning for how we could govern ourselves. There were many important questions to be answered in a large, culturally diverse and complex country like India. What type of government should we have? What rules and principles should guide us? Who should have the right to vote? And how should we decide on disputes? So, in 1757, we lost the first battle of Plassey. And that was the start of British control. तो ब्रिटिश कंट्रोल इंडिया में 1757 में शुरू हुआ और 1850 टिल द एंड ऑफ 1850s तक ये कंप्लीटली वी वर अंडर द ब्रिटिश कंट्रोल. एंड देन वी रियलाइज्ड दैट वी आर कंप्लीटली अंडर द कंट्रोल. तो 100 साल के बाद हमें रियलाइज हुआ कि हम अपने ही देश में ब्रिटिश रूल के अंडर में आ चुके हैं. एंड आफ्टर दिस रियलाइजेशन वी स्टार्ट क्रिएटिंग अवेयरनेस. इसके बाद हमें समझ में आया कि हमें हमारा देश जो है वो गुलाम हो चुका है. और उसके बाद 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन हुआ और हमने फ्रीडम के लिए स्ट्रगल शुरू किया. 1885 आते के बाद कई सारे ऐसे इंसिडेंसेस हुए. 1915 में गांधी जी आए, बहुत सारे उन्होंने मूवमेंट्स किए, मास एजिटेशन हुए. एंड फाइनली 1945 आते आते ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये लग गया कि अब हम इन्हें कंट्रोल नहीं कर पाएंगे और फाइनली उन्होंने हमें छोड़ दिया. ये और पहले हो सकता था लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान की डिमांड करके इसे और 1-1.5 साल के लिए डिले कर दिया. और 1946 में फिर फाइनली हमने ये सोचा कि जब ब्रिटिश रूल यहाँ नहीं होगा तो हमारी कंट्री को कैसे रन किया जाएगा, हमारी कंट्री में क्या क्या रूल्स होंगे, गवर्नमेंट कैसी होगी. और हमारे देश के जितने भी लोग थे वो सारे डरे हुए थे, सभी ब्रिटिश रूल से घबराए हुए थे. तो क्या फिर से वो एक गवर्नमेंट को एक्सेप्ट करेंगे? कल्चरली हमारे क्या क्या गाइडलाइंस होंगे, वोट देने का राइट किसको होगा? क्योंकि अर्लियर पीरियड में, बहुत पहले अगर हम इंडिया की बात करें तो वोट देने का राइट सिर्फ रिच और हाईली एजुकेटेड लोगों को ही होता था. अनपढ़ लोगों को, जो अनएजुकेटेड हैं, वुमेन्स को, गरीब लोगों को, इनको वोट का राइट नहीं होता था. लेकिन हम किस किस को वोट देने का अधिकार देंगे? डिस्प्यूट होने के केसेस में हम क्या करेंगे? तो ये सारे क्वेश्चंस थे. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, वो ग्रुप ऑफ मेंबर्स जिन्होंने
कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया, उनके सामने ये सारे क्वेश्चंस थे. टू आंसर दीज एंड मेनी अदर क्वेश्चंस अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज फॉर्म्ड इन 1946. Initially with 389 members, later reduced to 299 after the partition of India. तो इन्हीं क्वेश्चंस को जवाब देने के लिए हमने पहले एक ग्रुप बनाया, मेंबर्स का ग्रुप बनाया, उसको हमने नाम दिया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. 1946 में बना. क्वेश्चन पूछा जा सकता है. इनिशियली 389 मेंबर्स थे, बाद में 299 हो गए क्योंकि इंडिया का पार्टीशन हो गया आज़ादी के बाद. ऑफ विच 15 वर वुमेन, इसमें से 15 वुमेन थी. दीज मेंबर्स रिप्रेजेंटेड इंडियाज डाइवर्स रीजन्स, प्रोफेशंस एंड सोशल ग्रुप. तो ये सभी मेंबर्स ने मिलकर कॉन्स्टिट्यूशन को डेवलप किया है. हाउ वाज इट डेवलप्ड? लेट अस स्टार्ट. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज डेवलप्ड एंड रिटन बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ओवर अ पीरियड ऑफ ऑलमोस्ट 3 years. 1946 से वैसे was formed on 9th December 1946. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई. पहले 1946 दिया था, यहाँ डेट भी दे दिया 9th December 1946. वैसे डेट पर कुछ पूछे जाने के चांसेस एग्जाम में शायद कम है कि डेट पूछ लें. हाँ, ईयर शायद पूछ सकते हैं. विद इट्स मेंबर्स इलेक्टेड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द प्रोविंसेस हुज मेंबर्स हैड बीन इन टर्न इलेक्टेड बाय द पीपल. तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स के बारे में बात कर रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स कहाँ से आए थे. ये लेजिस्लेटिव असेंबलीज के मेंबर थे. और लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स को किसने चूज किया था? लोगों ने चूज किया था. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज द चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. The work was completed on 26th November 1949 and the resulting document was adopted as the Constitution of India on 26 January 1959. तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को. इसीलिए हम 26 नवंबर को हम मनाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन डे. पर उसे हमने अडॉप्ट कब किया, लागू कब किया? 26 जनवरी 1950. सो दिस इज द रिपब्लिक डे, विच वॉज वाई वी सेलिब्रेट दिस डे एनुअली एज रिपब्लिक डे, बिकॉज वी अडॉप्टेड इट. तो ये दोनों ही डेट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट. वैसे इस पर पहले भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो आगे चांसेस थोड़ा कम रहेंगे, लेकिन ध्यान में आपको रखना जरूरी है. द इनिशियल टेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज प्रिपेयर्ड बाय ड्राफ्टिंग कमिटी चेयर्ड बाय डॉक्टर B.R. Ambedkar, also the father of constitution. So Dr. Bhimrao Ambedkar chaired the committee, means he was the chairman of the committee. An eminent social reformer and the first law and justice minister of independent India. ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है. Who was the first law minister or the justice minister or law and justice minister of independent India? That is Dr. Bhimrao Ambedkar. You can, in the picture you can see him in the center. So all of these members of the drafting कमिटी, इन्होंने ही हमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन दिया है. Here they have given a basic activity. In small groups, try to find out the names of people from your region who may have participated in the making of the constitution. What sources can you use to gather this information? Not very important. इसे एग्जाम पे तो कोई पॉइंट हमें नहीं बनेगा. Now next is what shaped and influenced the. While the constitution was developed by the Constituent Assembly, it had many influences. The experience, ideals of Indian freedom movement were a significant influence. यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन तो हमने मेंबर्स ने मिलकर बनाया, लेकिन उस पर किस किस चीज़ों का प्रभाव पड़ा, इन्फ्लुएंस आया. तो पहला तो हमारे इंडियन फ्रीडम मूवमेंट का इन्फ्लुएंस आया. इतने लोगों ने अपनी जान दी. India's civilizational heritage and culture also played a key role. तो हमारी जो सिविलाइजेशन है, हमारी जो संस्कृति है, उसका भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहा. यूजफुल लर्निंग्स फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ अदर कंट्रीज वर ऑल्सो कंसिडर्ड. और दूसरे देशों में जहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन बना था, उनसे भी हमने थोड़ा बहुत इफेक्ट आया, उनका भी इन्फ्लुएंस थोड़ा आया, उनका भी प्रभाव पड़ा है. क्या क्या देखते हैं. इन्फ्लुएंस ऑफ द इंडियन स्ट्रगल हमने किया, उससे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे क्या क्या इफेक्ट पड़ा. Many key ideals and values of Indian freedom struggle were enshrined in the constitution. तो कई सारे फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान जो आइडियल्स बने, जो वैल्यूज़ बने, उनकी सी बातों का उल्लेख इसमें किया गया है, मेंशन किया गया है. द कॉन्स्टिट्यूशन वाज द कॉर्नर स्टोन फॉर इंडिपेंडेंट इंडिया. ये जो कॉन्स्टिट्यूशन था, ये हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था. The number of leaders of India's freedom movement were members of the Constituent Assembly.
एंड देयरफॉर दे कैरीड देयर एक्सपीरियंस एंड आइडियाज़ फ्रॉम द फ्रीडम स्ट्रगल टू द कॉन्स्टिट्यूशन। ये बताना चाह रहे हैं कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स है 299, ये 299 मेंबर्स कहीं नई जगह से नहीं आए थे, यही थे हमारे फ्रीडम मूवमेंट के लीडर्स। डॉक्टर और अलग अलग तरह के जितने भी लोगों ने इसमें पार्टिसिपेशन किया, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, यही सारे लोग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स हैं। अब क्योंकि उन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल में पार्टिसिपेट किया था तो उन्हें पता था कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा किस तरह का बनाया जाएगा। सम ऑफ दीज वैल्यूज एंड आइडियल्स आर इक्वालिटी फॉर ऑल। क्या क्या लिया हमने? पहले तो हमें भाई सबसे पहले तो ब्रिटिशर्स ने यही किया, इक्वालिटी नहीं रखते थे वो, तो सबसे पहले हमने इसमें इक्वालिटी का पॉइंट लाया। जस्टिस फॉर ऑल, सबको न्याय मिले, सबको बराबरी मिले। फ्रीडम, फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी मतलब भाईचारे का भाव। प्रिजर्वेशन ऑफ इंडियाज कल्चरल हेरिटेज एंड द आइडिया ऑफ यूजिंग द कॉन्स्टिट्यूशन एज अ टूल फॉर एंड मीन्स ऑफ अचीविंग दीज वैल्यूज एंड आइडियल्स। तो हमने इन सभी चीज़ों का ध्यान अपने कॉन्स्टिट्यूशन में रखा है कि सबको बराबरी का अधिकार मिले, समानता का अधिकार मिले, सबको जस्टिस मिले, सबको फ्रीडम मिले, कंट्री में प्रॉस्पेरिटी होगा, ध्यान कॉन्स्टिट्यूशन में रखा गया है। द एक्सपीरियंस फ्रॉम द फ्रीडम स्ट्रगल्स ऑल्सो प्रोवाइडेड आंसर्स टू मैनी ऑफ द हाउ एंड व्हाट्स क्वेश्चन। ये सारे मेंबर्स बैठे हुए हैं और कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के ऊपर आपस में डिस्कस कर रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं। अच्छा, जो हमने फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान जो कई चीज़ों को एक्सपीरियंस किया, जो लर्निंग्स हमें मिली, इसी से हमें बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन बनाते समय बहुत सारी चीज़ों को सोचने में और समझने में हमें आसानी रही। ये आप देख सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स आपस में बैठे हुए हैं, डिबेट कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, क्या क्या पॉइंट्स लेने हैं, क्या नहीं लेने हैं, क्या क्या हमने चीज़ों को सोचा। हाउ डू वी मेक श्योर दैट एवरी एडल्ट सिटीजन हैज़ अ राइट टू वोट। कैसे हम हर एक पर्सन को वोट देने का अधिकार देंगे। हाउ डू वी एंश्योर दैट पावर्स ऑफ एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी आर केप्ट सेपरेट। इन तीनों को अलग अलग कैसे रखेंगे। हाउ डू वी गारंटी दैट एवरी इंडिविजुअल्स फंडामेंटल राइट्स आर रेस्पेक्टेड। ये हर एक इंडिविजुअल के फंडामेंटल राइट्स रेस्पेक्ट किए जाएंगे, उनको फॉलो किया जाएगा। ये हम कैसे इंश्योर कर सकते हैं, इसकी गारंटी कैसे ले सकते हैं। What should be the process if we want to amend the constitution? अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना चाहें तो कैसे किया जा सकता है। What should be the relationship between the central and state government? तो अलग अलग जो गवर्नमेंट है उनके बीच में क्या रिलेशन होगा, ये कैसे हमें फ्रेम करना है। We will get glimpse of how all of these have been structured in the constitution later in the chapter. इसको आगे हम समझेंगे कि इन सभी क्वेश्चंस का हमने कैसे रेजोल्यूशन किया। इंडियाज सिविलाइजेशनल हेरिटेज एंड हिस्ट्री, दूसरी जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन को अफेक्ट की चीज़ सेकंड इज द सिविलाइजेशनल हेरिटेज, और हमारी जो हिस्ट्री है उसने कैसे किया। इन द अर्लियर चैप्टर यूनिवर्स यूनिटी इन डाइवर्सिटी एंड मैनी इन द वन, वी स्टडीड व्हाट मेक्स इंडिया वन कंट्री एंड अंडरलाइंग यूनिटी दैट एम्ब्रेस द डाइवर्सिटी। हमें पता है इंडिया इज अ लैंड ऑफ मल्टी रिलीजन, लेकिन हम यूनिटी इन डाइवर्सिटी हैं, है ना, अलग अलग थी और धर्म को होकर भी हम एक साथ रहते हैं। दिस आइडिया ऑफ इंडिया इज एम्बेडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो भारत एक देश है, इसको हमने कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। यहाँ पे भिन्न भिन्न जाति के बोली के लोग यहाँ रहते हैं, फिर भी हम सब एक साथ रहते हैं, यूनाइटेड रहते हैं। सम फंडामेंटल प्रिंसिपल्स आर एम्बेडेड इन आवर कल्चर। क्या क्या है फंडामेंटल प्रिंसिपल हमारे कल्चर में, क्या क्या चीज़ें हैं। पहला, एक्सेप्टेंस ऑफ द आइडिया दैट पीपल कुड हैव डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू। तो सबसे पहला हम ये देखते हैं कि भाई हमें ये चीज़ माननी पड़ेगी कि क्योंकि भारत में अलग अलग जाति के, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, तो सभी का सोचना अलग है, सभी का पॉइंट ऑफ व्यू अलग है। किसी के हिसाब से कोई चीज़ अच्छी होती है, किसी के हिसाब से वो चीज़ अच्छी नहीं होती। तो हमें इस चीज़ को पहले मानना पड़ेगा कि लोगों के जो आइडियाज़ होते हैं, जो उनके पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं, जो उनका सोचने का अंदाज़ होता है, वो अलग अलग होता है। तो ये हमारा कल्चर है। नेक्स्ट, नेचर एज सेक्रेड। तो नेचर को हमें सेक्रेड मानना पड़ेगा, उसकी रेस्पेक्ट करनी पड़ेगी, उसे कंजर्व करना पड़ेगा, प्रिजर्व करना पड़ेगा। द परसूट ऑफ लर्निंग एंड नॉलेज, और ये तो हमारे एंशिएंट पीरियड से रहा है। लर्निंग, नॉलेज, ये सारी चीज़ें हमारे कल्चर का पार्ट रही हैं। रेस्पेक्ट फॉर वुमेन, हमेशा जितनी भी हमारी गॉडेस हैं, आप देखिए वुमेन है तो उनकी भी हमें रेस्पेक्ट करनी है। द कंसेप्ट ऑफ वसुधैवा कुटुंबकम, द वर्ल्ड इज़ वन फैमिली, हमें पूरे दुनिया को एक फैमिली की तरह मानकर सबके साथ प्यार से रहना है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, मतलब सभी लोग खुश रहेंगे, सुखी रहेंगे। दिस इज अनदर एन इन्वोकेशन फॉर द वेलबींग ऑफ ऑल क्रिएचर्स, की सभी
जितने भी क्रिएचर्स हैं सभी सुख रहें, शांति से रहें. ऑल दीज प्रिंसिपल्स फाइंड अ प्लेस इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू दो यू माइट फाइंड देम एक्सप्रेस्ड अ लिटिल डिफरेंटली. तो ये बता रहे हैं कि हमारा ये कल्चर ही रहा है, जो सारी चीज़ें रही हैं ये हमारे कल्चर का पार्ट रही हैं कि नेचर की रेस्पेक्ट करना है, लर्निंग और नॉलेज लेना है, वुमेन की रेस्पेक्ट करनी है, पूरी दुनिया को सबको एक अपने परिवार की तरह रखना है, सभी की सुख और शांति के लिए हमें काम करना है. तो ये हमारे कल्चरल वैल्यूज़ हैं जो हमने कॉन्स्टिट्यूशन में डाले. Earlier we described various type of governance systems that we experimented with India, from the Janapada, Sangha, rulers and their council, Kautilya's concept of Saptanga, Rajdharma and so on. So on the whole there has been a great emphasis on the duties and role of the people in governance. तो यहाँ पर ये बात करें कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो हमने कल्चरल वे में जो लिया है, तो कौटिल्य ने जिस तरह का स्ट्रक्चर एक बना कर दिया था, और पहले भी जो हमारा स्ट्रक्चर रहा था जनपद से महाजनपद, संघ और रूलर्स का, उनके काउंसिल्स का, वो भी हमने यहाँ पर फॉलो किया हुआ. इट वॉज देयरफॉर क्वाइट नेचुरल that the constitution makers would incorporate the idea of our civilizational heritage into our constitution. That is the fundamental duties for instance are a part of it. तो हमने जो हमारा कल्चर है, जिस तरह का हमारा कल्चर है, जो बातें हमारे कल्चर में बताई गई, सिखाई गई, उनको भी हमने कॉन्स्टिट्यूशन में डाला है, और कॉन्स्टिट्यूशन में वो फंडामेंटल ड्यूटीज़ बन के आई हैं. Now learnings from across the world. In addition, in the Indian tradition of a no bhadra kravato yantu vishwata, let noble thoughts come to me from every side, the constitution makers studied the constitution of France, USA, UK, Ireland, Australia and other countries that have a democratic system to explore their usefulness for our context. So here they are mentioning that what all countries' constitutions we have studied for the formation of our constitution or Indian constitution. The name of the countries mentioned can be important. France, USA, UK, Ireland and Australia. Let us check the details. For example, the ideals of liberty, equality, fraternity were adopted from France's constitution, which enshrined them from the French Revolution of 1789. So the question can be asked that liberty, equality and fraternity has been taken from which country's constitution and by what event. So event was the French Revolution. After French Revolution they formed their own constitution, and from that constitution we have taken the concept of liberty, equality and fraternity. The idea of directive principles of state policy, which we will study now, was inspired by the Irish Constitution, and the American Constitution helped shape the concept of independent judiciary. You can see in this picture here, this declaration of rights of man and of the citizen, which focused on equality, liberty and justice for all, was formulated during the 1789 French Revolution. It helped the spread of such ideals in many parts of the world. Many constitutions, including the French one, adopted or adapted its values and principles. So basically they are talking about the points adopted from the French Constitution. Here in this picture they are describing some illustrations, some pictures which is present in the Constitution of India. The first is a scene from the ancient Gurukul.
can see that there are many students who are studying in Gurukul. Then we have a scene from Ramayana, the Rama's conquest of Lanka and recovery of Sita. This is on the left hand side, you can see. So along with it, they also mentioned the different parts. Here it is part 2, which is the citizenship. So question can be asked that the part 2 of the constitution deals with what? So it deals with citizenship. Then part 3 deals with fundamental rights. Next in the picture you can see a scene from Mahabharata, Krishna propounding the Gita to Arjun. This is the part 4, which entails the directive principles of state policy. The next figure you can see a scene from Orison sculptures. This is the relation between the union and the states. It is the part 11, XI, you can see. Next is image of Nataraj. And now talking about the fundamental rights, let's go through them quickly. We have already discussed FREECC. F stands for right to freedom. R stands for freedom of religion, that you can make out. E stands for right to equality. Next, E stands for against exploitation, that is right against exploitation. C stands for cultural and educational rights. And the last C stands for constitutional remedy. That is the right to constitutional remedy, the most important one, which gives you the authority to go to the court of law if any of the fundamental rights are violated. Now, after the fundamental rights, let's move on to the directive principles of state policy. The first is welfare government. Article 1. अब ये क्योंकि ये आर्टिकल टेक्स्ट बुक में मेंशन किए हैं तो डेफिनेटली क्वेश्चन इस पे से पूछा जा सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट. आर्टिकल 44 इज द यूनिफॉर्म सिविल कोड. आर्टिकल 38 इज द सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक जस्टिस. आर्टिकल 48A is the environment and wildlife protection. तो क्वेश्चन आ सकता है that which article deals with the environment and wildlife protection. और आजकल तो काफ़ी ये इशू बर्निंग भी है, हाईलाइटेड इशू है. नेक्स्ट इज आर्टिकल 49, प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स, प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस. एंड फाइनली आर्टिकल 47 is the nutrition, standard of living and public health. So these are the mentioned important points under directive principle of state policy. Along with this, the fundamental duties also. Fundamental duties first is to abide by the constitution and respect its ideals and institutions, the national flag and the national anthem. तो हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना है, उसके आइडियल्स को, इंस्टीट्यूशंस की रेस्पेक्ट करना है, नेशनल फ्लैग की, नेशनल एंथम की रेस्पेक्ट करना है. दैट इज द फंडामेंटल ड्यूटी. To defend the country and render national service.
व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। हमारे देश की रक्षा करनी है, सुरक्षा करनी है, जब भी इस तरह की कोई ज़रूरत देश हमें बुलाए हमें जाना पड़ेगा। टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर, हमारी संस्कृति जो है, हमारी जो सभ्यता है उसे प्रिजर्व करना है, उसकी भी रेस्पेक्ट करनी है। टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक, रिवर्स, वाइल्ड लाइफ, एंड टू हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर्स। To strive towards excellence in all spheres of individual and collective activity so that the nation constantly rises to higher levels of endeavor and achievement. If a parent or guardian to provide opportunities for education to his or her child, or as the case may be, ward between the age of 6 to 14, तो ये जो बच्चे हैं हमारे उनको प्रॉपर एजुकेशन देना, उसको प्रॉपर अपॉर्चुनिटी देना, दीज आर द फंडामेंटल ड्यूटीज। अब फंडामेंटल ड्यूटीज के ऊपर क्वेश्चन कम ही आए हैं, लेकिन क्योंकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, ये मेंशन किए हुए हैं विथ आर्टिकल्स, तो हो सकता है इस पर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नाउ दैट वी अंडरस्टूड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स पार्ट, वी कैन से द कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लिविंग डॉक्यूमेंट। Our constitution makers realize that a need for new laws and rules would emerge over time. उनको ये समझ में आया कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे हमारी देश आगे चलेगी, हमें नए नए रूल्स, नए नए लॉज की ज़रूरत पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल पार्ट 4A फंडामेंटल ड्यूटीज़ वॉज एडेड इन 1976। तो जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी ये हमने 1976 में ऐड की हैं। हाउएवर वी मस्ट रिमेंबर दैट एनी चेंजेस कॉल्ड अमेंडमेंट्स, तो चेंजेस को क्या कहते हैं हम कॉन्स्टिट्यूशन में? अमेंडमेंट्स कहते हैं। टू द कॉन्स्टिट्यूशन आर रिगरसली डिबेटेड इन द पार्लियामेंट बिफोर दे आर एक्सेप्टेड। तो ये यहाँ पर ऐसा बताना चाह रहे हैं कि अगर हमने कोई रूल या रेगुलेशन या लॉ चेंज करना है या नया बनाना है, तो उसके लिए हमें प्रॉपरली जो पार्लियामेंट है, लोकसभा, राज्यसभा, इसमें प्रॉपर डिस्कशन करना, डिबेट करना ज़रूरी रहता है। सम रिक्वायर अ डिबेट इन लेजिस्लेटिव असेंबलीज एज वेल, तो और कुछ को हमें विधानसभा में भी डिस्कस करना ज़रूरी होता है। मैनी टाइम्स ओपिनियंस आर सॉट फ्रॉम द जनरल पब्लिक, कई बार जनरल पब्लिक की भी ओपिनियन, उनकी भी राय ली जाती है। सम चेंजेस कैन ऑल्सो बी इनिशिएटेड बाय पॉपुलर मूवमेंट, और कुछ ऐसे भी चेंज होते हैं जो मूवमेंट्स के थ्रू हम चेंज कर सकते हैं। देयर वाज अ टाइम व्हेन पीपल वर नॉट अलाउड टू फ्लाई नेशनल फ्लैग एट देयर होम्स। एक समय था जब लोग अपने घर पर नेशनल फ्लैग, मतलब भारत का जो झंडा है, वो नहीं फहरा सकते थे। दिस चेंज इन 2004 व्हेन अ सिटीजन फेल्ट इट वाज हिज राइट टू एक्सप्रेस प्राइड इन हिज कंट्री एंड चैलेंज द रूल इन कोर्ट। तो 2004 में एक पर्सन ने इसे कोर्ट में चैलेंज किया कि भाई क्यों हम अपने घर में आखिर झंडा नहीं फहरा सकते, हम भी तो अपने देश की रेस्पेक्ट करते हैं, अपने देश के लिए हम प्राइड रखते हैं। द सुप्रीम कोर्ट अग्रीड सेइंग दैट फ्लाइंग द फ्लैग इज पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। कह रहा है कि हर कोई अपने घर पर झंडा लगा सकता है, ये फंडामेंटल राइट है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। अगर आप अपने देश के लिए अपनी देशभक्ति दिखाना चाहते हैं, अपना पेट्रियोटिज्म दिखाना चाहते हैं, आप झंडा लगा सकते हैं अपने घर में। वी कैन नाउ फ्लाई द ट्राइकलर विद प्राइड कीपिंग इन माइंड दैट इट शुड नेवर बी डिसऑनर्ड। बस हमें उसकी डिसरेस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए, है ना, कहीं उस पर कुछ कचरा वगैरह ना लग जाए, ज़मीन पे ना गिर जाए, है ना, ये हमें ध्यान में रखना है। वी स्टडीड द पंचायती राज सिस्टम इन ग्रेड 6। दिस वाज नॉट अ पार्ट ऑफ द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, इट वाज इंटीग्रेटेड इन 1992 विद द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो जो हमने ग्रास रूट डेमोक्रेसी पढ़ा, उसमें जो हमने रूरल एरिया गवर्नमेंट जो देखा, लोकल गवर्नमेंट में हमने रूरल एरिया में, विलेजेस में देखा, उसमें जो पंचायती राज सिस्टम है वो भी इनिशियली कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं था, वो 1992 में इसमें ऐड किया गया है इन द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पंचायती राज सिस्टम को कब ऐड किया गया है, कौन से अमेंडमेंट में उसे ऐड किया गया है। तो 73rd में 1992 में ऐड किया गया। Now can you find the amendments made in the constitution in the past 10 years? So उन्होंने कहा पिछले 10 सालों में कितने amendments, कितने changes हुए, वो हमें देखने हैं। That is the separate activity not related to the exam. The government also creates opportunities for people to provide feedback on proposed laws or changes in rules. Let us look at the highlighted part। कह रहा है कि गवर्नमेंट लोगों को भी एक चांस देती है कि जो भी लॉज बने हैं, जो भी रूल्स बने हैं, रेगुलेशंस बने हैं, उस पर अपनी राय देने का, अपना फीडबैक देने का। देखेंगे द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट जस्ट अ लीगल डॉक्यूमेंट बट ऑल्सो अ वर्क ऑफ आर्ट। कैलीग्राफर प्रेम बेहरी नारायण रायजादा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कैलीग्राफर मतलब जो अलग अलग स्टाइल में लिखते हैं। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा रोट इट्स टेक्स्ट बाय हैंड, इन्होंने हाथों से लिखा है। क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अपने हाथों से किसने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है। वाइल नंदलाल बोस एंड हिज टीम इलस्ट्रेटेड इट्स पेजेस विद सीन्स फ्रॉम इंडियन हिस्ट्री।
और नंदलाल बोस ने उसे सजाया है, हिस्ट्री के जो सीन्स हैं, फोटोग्राफ्स वगैरह उसे सजाया है, फ्रॉम मोहनजोदारो टू द फ्रीडम मूवमेंट। तो कहाँ से, मोहनजोदारो से लेकर फ्रीडम मूवमेंट तक जो अलग अलग पिक्चर्स हैं वो लगाई है नंदलाल बोस ने। लिखा है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने हाथों से। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, ये यहाँ पर एक छोटा सा जो हम इनवाइटिंग की बात कर रहे थे, इनवाइटिंग कमेंट्स ऑन ड्राफ्ट अमेंडमेंट्स टू द आधार ऑथेंटिकेशन फॉर गुड गवर्नेंस रूल्स। तो ये गवर्नमेंट ने लोगों से पूछा था कि आधार ऑथेंटिकेशन आपको करना चाहिए नहीं करना चाहिए, राइट, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, अंडरस्टैंडिंग द प्रीएम्बल द गाइडिंग वैल्यूज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। वेरी इंपॉर्टेंट, प्रीएम्बल के जितने भी पार्ट्स हैं सारे टर्म्स आपको समझने ज़रूरी हैं। द गाइडिंग वैल्यूज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, प्रीएम्बल को कहते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशंस कोर वैल्यूज आर द गाइडिंग प्रिंसिपल्स फॉर पॉलिसीज एंड डिसीजन मेकिंग विच द गवर्नमेंट इज एक्सपेक्टेड टू फॉलो। अभी हमें ये पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में वो सारे रूल्स, सारे वैल्यूज़, सारे आइडियल्स लिखे हुए हैं जिससे हमारी पॉलिसीज़ बनी हैं जो गवर्नमेंट फॉलो करेगी। सिटीजन्स आर ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू प्रैक्टिस देम टू द बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटी। और एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया हमें भी वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड पॉलिसीज़ एंड आइडियल्स को मानना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। These guiding values are present across the constitution, but their essence is written in the preamble. तो preamble में इसका सार लिखा हुआ है, इसकी ब्रीफ, इसकी समरी, इसका एसेंस, मतलब ये चीज़ जो रिप्रेजेंट करती है उस वो preamble में दिया गया, क्योंकि हमारे पूरे constitution की समरी preamble में दी हुई है। So let us study the preamble, which is a fitting end to this chapter. Preamble of the constitution, we will start from the top and we will cover both left and right side together. Say, we the people of India, the constitution has been drawn up and enacted by the people through their representatives and not handed down to them by a king or any outside powers. कहने का मतलब ये है, it is starting with we the people of India, मतलब हम जो सारे लोग हैं वो आपस में यूनाइटेड हैं और हम सभी लोगों ने अपना रिप्रेजेंटेटिव हमने खुद चूज किया है। और ये जो रिप्रेजेंटेटिव की जो पावर है ये लोगों ने दी हुई है, कॉन्स्टिट्यूशन ने दी हुई है, ये किसी राजा ने या किसी आउटसाइड ने नहीं दी हुई है। सेकंड इज रिपब्लिक। रिपब्लिक इज द हेड ऑफ द स्टेट इज अ इलेक्टेड पर्सन एंड नॉट अ हेरिडिटरी पोजीशन। इसका रिपब्लिक का मतलब जो भी हमारे हेड होंगे, जो भी हमारे रिप्रेजेंटेटिव होंगे वो इलेक्ट किए जाएंगे। और कौन इलेक्ट करेगा? सिटीजन इलेक्ट करेंगे। वो कोई हेरिडिटरी पोजीशन नहीं होगी, ऐसा नहीं होगा एक पर्सन है उसका बेटा फिर बन गया, ऐसा नहीं होगा। दैट विल ऑलवेज बी थ्रू द इलेक्शन और द वोटिंग। That is the sovereign. Sovereign means the people have supreme right to make decisions on internal as well as external matters. No external power can dictate the government of India. That is the meaning of sovereign. Sovereign का एक और मीनिंग है कि हमारे जितने भी सिटीजन्स हैं उन सभी के अंदर एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। किस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग? कि हमें अपने लिए, अपने सोसाइटी के लिए, अपने देश के लिए सही डिसीजंस लेने हैं। That is the meaning of sovereign. Sovereign means people should be smart enough, intelligent enough to take right decisions. इंटरनल मैटर्स मतलब हमारे कंट्री के लिए भी, और एक्सटर्नल मतलब देश से बाहर के भी अगर कुछ मैटर्स हैं, अपने नेबर्स के कुछ रिलेशन है, फॉरेन, उसमें भी हमें डिसीजंस लेने का पूरा अधिकार है, पूरी छूट है। ये हमें बाहर से कोई देश कंट्रोल नहीं कर सकता। अभी रिसेंटली आपने देखा, ऐसा बताया जा रहा है दैट अमेरिकन पावर्स हैव कैप्चर्ड द वेनेजुएलन हेड। वेनेजुएला के हेड को और उनकी वाइफ को उन्होंने किडनैप कर लिया, उन्होंने अरेस्ट कर लिया। दैट इज़ द काइंड ऑफ, सो ऐसा नहीं हो सकता इन द केस ऑफ इंडिया। वेनेजुएला के केस में भी ऐसा नहीं हो सकता, बट दैट इज़ द मीनिंग ऑफ सोवेरियन हियर कि लोगों ने अपने डिसीजंस खुद लेना है। नेक्स्ट इज द जस्टिस। सिटीजन्स कैन नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ कास्ट, रिलीजन, जेंडर। तो लोगों में भेदभाव नहीं किया जा सकता कास्ट के बेसिस पर, रिलीजन के बेसिस पर, जेंडर के बेसिस पर। ये समझना आपको इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमें एक गिवन पॉइंट्स देकर उसका मीनिंग भी पूछ सकते हैं। हमको पूछ लेंगे सोवेरियन का मतलब क्या होता है। सोवेरियन का मतलब अपने डिसीजंस खुद लेना है। जस्टिस का मतलब क्या? जस्टिस मतलब कोई डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नहीं होगा कास्ट के, रिलीजन के, जेंडर के बेसिस। सोशल इनइक्वालिटीज हैव टू बी रिड्यूस्ड। सोशल इक्वालिटी मतलब गरीब और अमीर के बीच का जो डिफरेंस है वो कम करना है।
गवर्नमेंट शुड वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ ऑल, गवर्नमेंट सबकी भलाई के लिए, रूल्स एंड रेगुलेशंस जो आए सबके लिए हैं, स्पेशली ऑफ द लेस एडवांटेज ग्रुप, मतलब ऐसे लोग जो सोसाइटी में सबसे लोअर लेवल पर रह गए हैं, जिनका बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हो गया, सरकार ने उन लोगों का खास ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट इज द सोशलिस्ट। सोशलिस्ट मीन्स वेल्थ इज जनरेटेड सोशली एंड शुड बी शेयर्ड बाय द सोसाइटी। सोशलिस्ट का मतलब समाजवाद, कि जो भी एक्टिविटीज हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो भी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं या किसी भी तरह का प्रोडक्शन कर रहे हैं या कोई सर्विस दे रहे हैं, तो वो उसमें जो अर्निंग्स होनी चाहिए वो सभी को मिलनी चाहिए। गवर्नमेंट शुड रेगुलेट द ओनरशिप ऑफ लैंड एंड इंडस्ट्री टू रिड्यूस द सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज। तो गवर्नमेंट ने भी लैंड की, इंडस्ट्री की और जो अलग अलग तरह के बिजनेस होते हैं, इनकी सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी नहीं आनी, ऐसा नहीं हो जाएगी एक खास सेक्शन ऑफ द सोसाइटी सारी बिजनेस किए जा रही है, एक खास सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को ही सारे एडवांटेजेस मिल रहे हैं, उन्हीं को बिजनेस भी मिल रहा है, उन्हीं को लैंड भी मिल रहा है, उन्हीं को सारे डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ दी जा रही हैं, सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस उनके फ़ायदे के लिए बनाए। ऐसे नहीं करना चाहिए। गवर्नमेंट ने सभी लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी, ताकि इससे अभी अगर आप एक खास सेक्शन के लिए काम करोगे तो वो सेक्शन अमीर, बाकी के लोग गरीब हो जाएंगे। तो गवर्नमेंट ने इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। सोशलिस्ट का मतलब समाजवाद होता है, मतलब सबका साथ सबका विकास होना चाहिए, जो कि आप देख रहे हैं आजकल बहुत अच्छे से सबका साथ सबका विकास बहुत अच्छे से हो रहा है। लिबर्टी, there are no unreasonable restrictions on the citizens in what they think, how they wish to express their thoughts and the way they wish follow up their thoughts in action। तो लिबर्टी का मतलब आपको हर तरह की आज़ादी, सोचने की, समझने की, पढ़ने की, लिखने की, अपने आप को एक्सप्रेस करने की अलग अलग तरह से फ्रीडम होनी चाहिए। दैट इज़ द मीनिंग ऑफ लिबर्टी। अब फ्रीडम होनी चाहिए, इसका ये भी मतलब है कि आपको इस फ्रीडम को रिस्पॉन्सिबली यूज़ करना है, किसी के खिलाफ कोई गलत बात नहीं करनी, किसी गलत चीज़ के अगेंस्ट आप आवाज़ उठा सकते हैं, लेकिन किसी के अगेंस्ट आप गलत आवाज़ ना उठाएं। यू शुड जस्टिफाई योर एक्शंस, कि किसी के लिए गलत नहीं बोलना है, गलत चीज़ के लिए ज़रूर आपको बोलना है, लेकिन किसी को हमें गलत नहीं बोलना। दैट इज़ द मीनिंग ऑफ लिबर्टी, कि आप अपने थॉट्स को एक्सप्रेस फ्रीली करें। नेक्स्ट इज सेक्युलर। सेक्युलर वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है, बहुत बार आप देखते डे टू डे में भी काफ़ी ये यूज़ होता रहता है। सेक्युलर का मतलब सिटीजन्स हैव कंप्लीट फ्रीडम टू फॉलो एनी रिलीजन, मतलब हमारा जो गवर्नमेंट है वो किसी भी रिलीजन को प्रमोट नहीं करेगी। सिटीजन्स कोई भी रिलीजन को चूज़ कर सकते हैं, बट देर इज़ नो ऑफिशियल रिलीजन। हमारा कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं होगा। हम ये नहीं कह सकते कि भारत एक क्रिश्चियन कंट्री है, या भारत एक हिंदू कंट्री है, या भारत एक मुस्लिम कंट्री है, या भारत एक जैन कंट्री। ऐसा हम भारत एज अ कंट्री कोई रिलीजन फॉलो नहीं करता। वो सभी रिलीजन को इक्वल इंपॉर्टेंस देगा, सभी को समान देखेगा। गवर्नमेंट ट्रीट्स ऑल रिलीजन बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस विथ इक्वल रेस्पेक्ट। तो गवर्नमेंट सभी को इक्वल मानेगी। डेमोक्रेटिक, अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर पीपल एंजॉय इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, इलेक्ट देयर रूलर्स एंड होल्ड देम अकाउंटेबल। तो डेमोक्रेसी का मतलब क्या हो गया? डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मतलब लोग सभी को पहले इक्वल वोटिंग राइट दिए जाएंगे, सभी को इक्वालिटी दी जाएगी, जहाँ पर लोग अपने रूलर्स को खुद इलेक्ट करेंगे बाय वोटिंग प्रोसेस, बाय इलेक्शन प्रोसेस, और अगर वो कोई गलती करे तो उन्हें अकाउंटेबल भी ठहराया जाएगा। द गवर्नमेंट विल रन अकॉर्डिंग टू सम बेसिक रूल्स, और गवर्नमेंट कुछ बेसिक रूल्स को फॉलो करते हुए रन होगी। फ्रेटर्निटी, आपस में भाईचारे की भावना। ऑल ऑफ अस शुड बिहेव एज इफ वी आर मेंबर्स ऑफ सेम फैमिली। नो वन शुड ट्रीट अ फेलो सिटीजन एज इन्फीरियर, किसी को दूसरे को छोटा समझने की बात नहीं करनी चाहिए। कोई किसी से छोटा नहीं है, कोई किसी से बड़ा नहीं। इक्वालिटी, ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ। द सोशल इनइक्वालिटीज हैव टू बी एंडेड। द गवर्नमेंट शुड एंश्योर इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल। तो इक्वालिटी वी नो कि सभी को समान भाव से रखना है, सभी को समान भाव से देखना है। गवर्नमेंट ने भी फेवरेटिज्म नहीं करना है। यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट लिखा हुआ है, द टर्म सोशलिस्ट एंड सेक्युलर वर एडेड इन द प्रीएम्बल थ्रू 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976। तो ये दो टर्म सोशलिस्ट और सेक्युलर 1976 में ऐड किए गए हैं। अब क्योंकि इस पर पूरा एक पेज दिया हुआ है, तो डेफिनेटली एक क्वेश्चन आपको जनरल नॉलेज में इससे पूछा जा सकता है।
After discussing the important features of the preamble, below is a list of features given in the preamble. We have read them closely from the image and write down an example of applications. तो यहाँ पर सारे preamble features दिए हुए हैं और उनको explain करने के लिए कुछ points दिए हुए हैं. Secular means a person does not have to take permission from the state to practice the rituals of their religion if the practice does not interfere with anyone else's day to day life. तो कह रहा है कि अगर आपको सेक्युलर का मतलब हो गया कि अगर कोई घर में गणपति की पूजा करनी है या बप्पा की कुछ आरती करनी है या स्वामी समर्थ की कोई आरती करनी है पूजा, तो आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है. ये दिस इज द मीनिंग ऑफ सेक्युलर. जस्टिस इन्होंने बताया द स्टेट प्रोवाइड्स इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल इन जॉब्स रिगार्डलेस ऑफ जेंडर कास्ट रिलीजन. तो जस्टिस का मतलब कि स्टेट सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी देगा जॉब में या किसी भी तरह की अपॉर्चुनिटी सबको बराबर मिलेगी, वो किसी भी जेंडर के हो, किसी भी कास्ट के हो, किसी भी रिलीजन के हो. एट द एंड इज अ समरी ऑफ व्हाटएवर वी हैव डिस्कस्ड. The Constitution is a guiding book or rule book which protects the right of all citizens. Citizens are also expected to follow the fundamental duties of the Constitution. The rich civilizational heritage of India, the freedom struggle and good practices from the Constitution of other countries served as the building blocks of the Indian Constitution. Its key features define the social, economic and political structure of the country and its parliamentary form of government. It is a living document that can be improved as per the country's need. तो living document का मतलब ये है कि वो changes उसमें हम ला सकते हैं, कर सकते हैं based on the requirement. That is the end of this topic. एक क्वेश्चन आपको इस टॉपिक से ज़रूर पूछा जाएगा.